हिमानी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उतना ही सुंदर उसका दिल भी था। बस अगर उसे कोई बुरी आदत थी वो थी बिकनी की शॉपिंग करने की। हिमानी को कपड़ों से मैचिंग बिकनी पहनने का बहुत शौक था। किसी के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितने कि हिमानी के पास बिकनी थी, फिर भी उसको वो सब कम लगती। हिमानी का कॉलेज खत्म होने ही वाला था कि एक दिन वो अपनी सहेली रेखा के साथ मिलकर बिकनी शॉपिंग की प्लानिंग करते हुए उसे कहती है, अरे रेखा, मेरे पास तो सब बिकनी ही खत्म हो गई है। मुझे रोज वही पुरानी बिकनी पहननी पड़ती है। यार चलना, आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ यार, कैसी बातें कर दी। शॉपिंग के लिए तो कोई गधा ही मना करेगा। पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार दे देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर तू मुझे एक हफ्ते में वो मेरे पैसे दे दियो। वैसे कितने पैसे चाहिए? बस यही कोई 5,000। अरे तू पागल है क्या? इतने सारे पैसों की बिकनी कौन लेता है? तो चिक चिक मत कर, अब चुपचाप से पैसे दे दे। हिमानी रेखा से उधार पैसे मांग लेती है और दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जहाँ रेखा अपने लिए कुर्ती, पजामा, जीन्स, टॉप ये सब लेती है, वहीं हिमानी ढेर सारी अलग अलग रंग की बिकनी लेती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और रेखा हिमानी से कहती है, अरे हिमानी कहाँ गायब है? न कॉल उठाती है न मिलती है। और वो मेरे पैसों का क्या हो गया? अरे वो मैं देती हूँ ना कल तक। यहाँ से दे दियो, मुझे जरूरत है। हिमानी को पैसों की चिंता तो होती है, पर उससे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अब बिकनी की शॉपिंग होगी तो होगी कैसे, और यही बात उसे परेशान किए जा रही थी। उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे। फिर एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड कपिल को मिलने के लिए बुलाती है। क्या हो गया? अब कैसे याद आई तुम्हें मेरी? वैसे तो तेरे पास टाइम ही नहीं होता। यू नो ना, आई लव यू बेबी। अच्छा वो सब छोड़ो, अब जल्दी से मुझे 7,000 रूपए दे दो। 7,000 रुपए? तुम पागल हो क्या? इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई अचानक से तुम्हें? देखो यार, मेरी माँ ना बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 7,000 रूपए चाहिए। प्लीज दे दो जानू। अच्छा रो मत, ये लो 7,000 रुपए। अब जाओ और माँ का इलाज करवाओ। हिमानी अब उन पैसों को ले लेती है और उन पैसों में से 3,000 रूपए रेखा को देते हुए उसे बोलती है, ये लो रेखा, तुम्हारे 3,000 रूपए। अब मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। अरे पर वो कैसे? मैंने तो तुम्हें 5,000 रूपए दिए थे ना। ये तो बस 3 है, बाकी 2 कहाँ है? रेखा, वो मेरी बहन बहुत बीमार है ना, तो मैंने उसके इलाज के लिए 2,000 रूपए दे दिए। क्योंकि मेरी बहन भी तो तुम्हारी बहन जैसी है ना। हाँ हिमानी, कोई बात नहीं, बहन भूल जाओ उन पैसों को। हिमानी की खुशी का तो अब जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी खुशी रेखा के पैसे लेकर बिकनी शॉपिंग को चली जाती है। जैसा वो चाहती ही यही थी वही होता है। अब वो बहुत सारी बिकनी लेती है और जैसे ही हिसाब लगाने लगती है तो परेशान होती हुई खुद से कहती है, अरे हिमानी, इन सब का टोटल तो 2,000 से ज्यादा हो रहा है। अब तू क्या करेगी? और इनमें से कोई ब्रा छोड़ भी तो नहीं सकती है ना, सब कितनी प्यारी है। तभी हिमानी का ध्यान जाता है कि एक ब्रा का टैग हल्का सा हिल रहा था और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इस टैग को किसी तरह तोड़ के मजा ही आ जाए। और वो बड़ी मेहनत से उस टैग को तोड़ने में कामयाब होती है और ट्रायल रूम में जाके अपने कपड़ों के साथ उस बिकनी को भी पहनकर चुरा लेती है। फिर अब क्या होना था, बिकनी चुराना तो उसकी आदत ही बन गया था। वो जब मन करे शॉपिंग पर जाती और टैग तोड़कर बिकनी चुरा लाती। तभी एक दिन उसे रेखा मिलती है और उससे कहती है, अरे हिमानी, कहाँ जा रही हो? और तुम्हारी बहन ठीक है या नहीं? अरे यार, बहन तो एकदम ठीक है। और बता, तेरी बिकनी खरीदने का बुखार उतरा कि नहीं? अरे अब तो मुझे एक ऐसा तरीका हाथ लगा है कि मैं बिना पैसे दिए जितनी मर्जी ब्रा चाहूँ ना उतनी खरीद के ले जा सकती हूँ। अरे वो कैसे? नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, डायरेक्ट दिखाऊंगी। चल मेरे साथ। अब दोनों सहेलियां शॉपिंग के लिए एक साथ निकल जाती हैं। तभी हिमानी कुछ बिकनी हाथ में लेती है और रेखा को एक ट्रायल रूम में घुसने का इशारा करती है। रेखा ये देखकर हैरान रह जाती है कि किस तरह से हिमानी किसी शातिर चोर की तरह बिकनी पर लगे हार्ड टैग को तोड़ रही है। और हिमानी ये देखकर कहती है, चल अब शर्मा मत, तेरा साइज बता, मैं जल्दी से तेरे लिए भी 4-5 बिकनी के टैग तो तोड़ ही दूंगी। आखिर तू मेरी दोस्त जो है, और वैसे भी तूने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी तो दिए थे ना। पर तेरी तो बहन बीमार थी ना, माँ कैसे? अरे यार वो छोड़ना, ये बता कितनों के टैग तोड़ूं? अरे नहीं रहने दे यार, मेरे पास अब भी बहुत बिकनी है, तू ले ले, तुझे लेना है तो।
रेखा समझ जाती है कि हिमानी बिकनी के लिए कितनी पागल है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो दोनों मॉल से शॉपिंग करके बाहर निकल रहे थे कि तभी कपिल सामने से आ जाता है और दोनों को देखकर उन्हें रोकता है। अरे हिमानी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ तो बीमार थी ना, तुमको तो उनके पास होना चाहिए। अरे नहीं कपिल, हिमानी की तो बहन बीमार थी। अब वो क्या है ना, मेरी माँ बहन ने गोलगप्पे खा लिए थे, जिसे खाने के बाद वो दोनों ही बीमार हो गई। अब चलो ना यहाँ से। अब कपिल और रेखा को ये समझते देर नहीं लगती कि हिमानी बिकनी के पीछे पागल हो गई है और झूठ बोलने और चोरी तक पे उतर आई है। फिर रेखा और कपिल मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ करके हिमानी को सुधारना होगा, वरना वो मुसीबत में पड़ सकती है। यार चल ना, आज हम फिर से बिकनी शॉपिंग पर चलते हैं और तेरे बॉयफ्रेंड कपिल को भी ले आते हैं। और वैसे भी तेरे पास तो पैसे बचाने की ट्रिक भी तो है ना। क्या बात है, अब तो तुझे भी बिकनी शॉपिंग की लत लग गई है। खैर, नेक काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। अब प्लान के हिसाब से रेखा हिमानी को लेकर बिकनी शॉपिंग के लिए जाती है और कपिल भी वहीं पहुंच जाता है। हिमानी रेखा से ट्रायल रूम में उसके साथ चलने को कहती है तो रेखा बहाने बनाने लगती है। अरे यार तू जा ना, मेरे लिए भी कुछ बिकनी रख लियो और मुझे गेट के बाहर मिलियो। इतने में मैं और कपिल तेरा बाहर वेट करते हैं। अरे बाहर क्यों? तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हो मेरे साथ? बेबी, वो क्या है ना, मैं ऐसे चोरी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है। पहली बात तो ये चोरी नहीं है, आर्ट है और एक कला है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा पहली बार है ना, तुम एक काम करो, बाहर मेरा इंतजार करो। अब फिर क्या होना था, रेखा मौका पाकर एक हार्ट टैग वाली बिकनी हिमानी के पर्स में डाल देती है और हिमानी को ये पता नहीं होता। दोनों बाहर उसका इंतजार करने लगते हैं। हिमानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत सारी बिकनी अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगती है, एग्जिट मशीन बीप कर जाती है और स्टोर का मैनेजर वहाँ तुरंत आकर कहता है, मैडम आप बाहर नहीं जा सकती, आपको चेकिंग करवानी होगी। चेकिंग? कैसी चेकिंग? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ और मैं यहाँ से क्या ही लूंगी? मैडम आप यहाँ रोज आती हैं, लेकिन कुछ लेती नहीं है और मशीन बीप कर रही है, तो हमें चेकिंग करवानी होगी आपको। हिमानी की चेकिंग होती है और उसके पास से बहुत सारी छुपी हुई अलग अलग रंग की बिकनी निकलती है। उसके पास इतनी बिकनी होती है और उसका तमाशा बन जाता है। हिमानी बहुत शर्मिंदा होती है कि अब वो करे तो क्या करे। मैनेजर उसे जेल भिजवा देता है और तभी रेखा और कपिल उससे मिलने जेल में जाते हैं। अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो। हिमानी, ये तो तुमको तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि अपने दोस्तों से झूठ तक बोला। तुमने गलती की है तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम सजा भी भुगतो। अब दोनों हिमानी को ये कहकर अब वहाँ से चले जाते हैं। हिमानी 2 दिन बाद जब जेल से छूटकर आती है तो फिर वो कभी चोरी भी नहीं करती और झूठ भी नहीं बोलती। इसी के साथ वो कपिल और रेखा से भी माफी ही नहीं मांगती, बल्कि उनसे उधार लिए हुए पैसे भी पार्ट टाइम जॉब करके चुका देती है। गीतिका और कंचन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। गीतिका अपने कॉलेज टाइम से ही श्रवण नाम के एक लड़के को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन प्यार और रिश्तों के मामले में गीतिका से बिल्कुल अपोजिट थी। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन से बोलती है, कंचन, मैं और श्रवण शादी कर रहे हैं। तुझे पता है, हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया और वो मान भी गए हैं। कितनी खुशी की बात है ना? इसमें क्या खुशी की बात है गीतिका? मैंने तुझे कितनी बार समझाया यार, ये शादी के रिश्ते मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। शादी बस एक दुनिया को दिखाने वाला पाखंड होता है। अरे कोई सुख नहीं है। किसी के साथ 7 फेरे लेने से अच्छा है कि हम अकेले रह ले, हम उसी में खुश हो जाएंगे। कंचन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे शादी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? आखिर तेरे मम्मी पापा की शादी हुई तभी तो तू इस दुनिया में आई है ना। उन्होंने करी वो गलती, फिर मैं क्यों करूं? मुझे शादी के नाम से सख्त नफरत है। शादी करना यानी अपने हाथों से खुद की जिंदगी को बर्बाद करना। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अकेले भी तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता ना। किसी न किसी के साथ की जरूरत तो होती ही है। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। तू खुश है ना, तो बस खुश रह और अपने से मतलब रख। लेकिन मुझे ये शादी वादी के रिश्ते मत बता और ना ही मुझे इनका ज्ञान दे। कंचन की बात सुनकर गीतिका उसे कुछ नहीं कहती। कुछ ही समय बाद गीतिका की श्रवण से शादी हो जाती है। अब कंचन का गीतिका से मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर कंचन की माँ मिताली उससे बोलती है, कंचन बेटा, अब तो गीतिका की भी शादी हो गई है,
तू भी शादी कर ले। शादी के कितने फायदे हैं बेटा। तेरा परिवार होगा, तेरा खुद का घर होगा, तेरे बच्चे होंगे। बच्चे नहीं हुए तो अनाथ आश्रम से ले आऊंगी, लेकिन प्लीज माँ मुझे ये शादी के लिए मत बोलो। अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर बेटा ऐसे तू कब तक अकेली रहेगी। तेरी ये शादी ना करने वाली जो जिद है ना, वो बहुत गलत है बेटा। भगवान ने आदमी और औरत को बनाया ही इसलिए है ताकि किसी एक नए रिश्ते को जन्म दे सके। मुझे नहीं देना किसी नए रिश्ते को जन्म। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। मुझे किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज मुझे किसी चीज की नसीहत देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कंचन अपने कमरे में चली जाती है। जो कोई भी कंचन को शादी के बारे में समझाने की कोशिश करता, कंचन उसे तीखे बोल बोलकर उसका मुंह ही बंद करवा दिया करती थी, जिस वजह से कंचन अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों से काफी दूर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन को अपने घर खाने पर बुलाती है, जहां पहुंचकर कंचन देखती है कि गीतिका का पति उसके साथ किचन में उसकी हेल्प करवा रहा है। ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। तभी गीतिका बोलती है, क्या सोच रही है तू भी शादी कर लेना, फिर तेरे जीजू की तरह तुझे भी कोई किचन में हेल्प करा करेगा। अगर हेल्प की बात है तो मैं नौकर रख लूंगी। पति करने की क्या जरूरत है उसके लिए। अरे साली साहिबा, नाराज क्यों होती हो? और तुम गीतिका क्यों कंचन को शादी के लिए बोल रही हो? छोड़ो, जब उसे इस बात में यकीन ही नहीं है तो उसे क्यों ही समझा रही हो? जीजू सही बोल रहे हैं, तू इस बात को नहीं समझी, लेकिन वो समझ गए। ऐसे ही सभी लोग बातें करते हैं और खाना खाते हैं। कुछ देर बाद कंचन अपने घर चली जाती है, जहाँ गीतिका अपनी लव मैरिज से बेहद खुश थी। वहीं कंचन अकेली सारा दिन या तो लोगों से लड़ाई करती रहती थी या खुद में ही उलझी रहा करती थी, जिसके चलते धीरे धीरे कंचन का स्वभाव बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ा होने लगा था। ऐसे ही एक दिन गीतिका कंचन से मिलने के लिए आती है और बोलती है, क्या बात है कंचन, तू इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी है? कुछ बात है, बोल। अपने दिल की बात अपने दोस्त से नहीं करेगी तो किससे कहेगी? तेरे जैसे होते हैं क्या दोस्त? तूने तो चुन लिया अपना रास्ता शादी करके। तो मेरी सच्ची दोस्त होती ना तो तू भी मेरे साथ रहती, ऐसे शादी नहीं करती। तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है यार, सब बदल जाते हैं, जैसे कि तू बदल गई। तुझे तो मेरी याद आती नहीं है, लेकिन मैं तुझे याद करती हूँ। मुझे एक बात बताना, अगर तेरी शादी हो गई तो तू क्या मुझे पीठ दिखा देगी? इसलिए ना मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी करने से लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, जो पहले से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कंचन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुझे खुद को देखना चाहिए। अकेले रहने की तेरी जिद ने तुझे क्या से क्या बना दिया है। अगर आज तूने शादी की होती, तेरे जीवन में कोई होता, तो कम से कम तू ऐसे अकेले घुटना नहीं पड़ता। और जो तू ये कहती है ना कि शादी करना भी शाप है, सच तो ये है कि तू लोगों को देखकर जलती है। मेरी जिंदगी में प्यार है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शादी कर लेने से जिंदगी नहीं बदल जाती है। शादी के बाद एक औरत की जिंदगी होती ही क्या है? सारा दिन सास ससुर की सेवा करो, पति का खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, रिश्तेदारों को देखो, बस इनके अलावा उनकी जिंदगी में होता ही क्या है? होती है, बहुत होती है। जब दिल दुखता है ना और कोई दिखता नहीं है, तब पति ही सहारा बनकर तुम्हें गले लगा लेता है। जैसे मायके में एक पिता अपनी बेटी के ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसी तरह ससुराल में भी पति अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़ा रहता है। शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, निभाने वाला होना चाहिए। और हर मैरिज तो सक्सेसफुल हो ही जाती है अगर निभाने वाला हो तो। इतना कहकर गीतिका वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है और कंचन की दोस्ती में आई दरार की वजह से अब उन दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। गीतिका माँ बन जाती है और इसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वहीं दूसरी तरफ कंचन अपने घर वालों से लड़कर घर छोड़ देती है। अब उसके पास न रहने का ठिकाना था, न पेट भरने के लिए पैसा था, जिसके चलते वो छोटी मोटी नौकरियां करके एक किराए के कमरे में अकेली रहकर गुजारा कर रही होती है। ऐसे ही एक दिन जब गीतिका श्रवण और अपने बच्चे के साथ बाजार जाती है, तभी उसकी नजर बाजार में घूम रही कंचन पर जाती है और गीतिका उसके पास जाकर बोलती है, कंचन कैसी है तू और यहाँ क्या कर रही है? पर ये तेरा हाल कैसे हो रखा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं यहाँ बस ऐसे ही घूम रही थी। मैं तो यहाँ अपने पति और बच्चे के साथ आई थी। सुनिए जी, यहाँ आइए ना। अरे कंचन, कितने टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यह देखो, हमारा बेटा। बच्चे, मासी को हाय बोलो। ये तुम्हारा बच्चा है? बहुत प्यारा है। तुम दोनों आज भी एक साथ खुश हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। जिंदगी का हर सुख है मेरे पास
लेकिन तू कुछ परेशान लग रही है। क्या बात है, बता मुझे। कुछ नहीं यार, शादी ना करने की जिद की वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में मेरी लड़ाई हो गई थी। घर छोड़ने के बाद एहसास हुआ माँ बाप के बिना जीवन नहीं चलता है, माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। अब वापस घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी वजह से मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हुई थी। इसलिए छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। घर का किराया भी देना है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। कंचन एक काम करो, तुम हमारे साथ घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम हमारे साथ चलो। श्रवण और गीतिका कंचन को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ जाकर गीतिका सबसे पहले कंचन को पेट भरकर खाना खिलाती है। फिर उससे बोलती है, देखो कंचन, तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, वो भी सिर्फ इसलिए जो तुमको वहम था कि शादी बर्बादी होती है। किसी चीज से नफरत करना तब अच्छा होता है जब हमें उस चीज से बुरा परिणाम मिला हो, लेकिन बिना किसी चीज को किए हुए उसका रिजल्ट निकालकर उससे नफरत करना, ये बहुत गलत है। मैंने और श्रवण ने, हर किसी ने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो समझी ही नहीं। कंचन, मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कियाँ अकेली खुद के दम पर खड़ी होना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शादी करने के बाद उनका जीवन साथी उनसे सब कुछ छीन ले। तुम अपने अकॉर्डिंग भी तो अपना जीवन चला सकती हो। जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ो। मेरे और गीतिका की तरफ देखो, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से हम दोनों नाखुश लगते हैं? क्या तुम्हें गीतिका घरेलू हिंसा का शिकार दिखती है? हम एक हैप्पी फैमिली हैं और हमारी फैमिली में सिर्फ प्यार ही प्यार है, बाकी सब चीजों के लिए तो जगह ही नहीं है। गीतिका और श्रवण के समझाने पर कंचन को बात समझ में आती है, जिसके बाद दोनों मिलकर कंचन के घर का किराया चुकाते हैं और फिर समझा बुझाकर गीतिका और श्रवण कंचन को उसके घर वापस भेज देते हैं, जहाँ कंचन को देखकर उसकी माँ रोते हुए बोलती है, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। हम लोगों के ताने सहते थे, इसीलिए हमने तुझे शादी करने के लिए बोला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू घर छोड़कर चली जाए। कम से कम हमसे बात तो करती बेटा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप सब मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे थे, लेकिन आज सारे जमाने के ठोकरे खाने के बाद मुझे पता चल गया, जीवन में किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पति हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप रो मत। कंचन की बात सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। वहीं श्रवण और गीतिका भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठते हैं। थोड़े वक्त बाद कंचन की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से करवा दी जाती है और शादी के बाद कंचन एक नई जिंदगी जीती है और उसे समझ आ जाता है कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है।